नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है संपत्ति अंतरण अधिनियम में एक महत्वपूर्ण नियम है। दृश्यमान स्वामी द्वारा अगर अंतरण किया जाता है तो वो अंतरण की वैधता क्या होगी, मान्य होगा, अमान्य होगा, मान्य होगा तो किन आधारों पर, अमान्य होगा तो किन आधारों पर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह धारा 41 में दिया हुआ है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 41 में दिया हुआ है, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण की बात कही गई है। यानी कि ट्रांसफर बाई ऑस्टेंसिबल ऑनर, ऑस्टेंसिबल ऑनर, इसके द्वारा अगर अंतरण किया जाता है तो उसका उस अंतरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, यानी कि एक वास्तविक स्वामी होता है, एक्चुअल ऑनर होता है, रियल ऑनर होता है, एक दृश्यमान स्वामी होता है। कौन हो सकता है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है इस बात को देखते हैं। जहां की कोई स्थावर संपत्ति, यानी कि ये जो बात हो रही है धारा 41 की, वो स्थावर संपत्ति के बारे में हो रही है। ठीक है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके बारे में हो रही है। में हितबद्ध व्यक्तियों की अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से, जो भी हितवक्त व्यक्ति हैं उनकी अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है, यानी कि जो हितबद्ध हैं, जिनमें हितवेष्ट है, उनकी सहमति से कोई दृश्यमान स्वामी है। दृश्यमान मतलब दिखने वाला, यानी कि आप कहीं और रहते हैं, कहीं और किसी दूसरे जिले में किसी दूसरे स्थान पर आपका मकान बना हुआ है और वहाँ पर जो रह रहा है, ठीक है, मान लीजिए वो किराएदार ही है, लेकिन अगर कोई भी थर्ड पर्सन वहाँ पर आएगा तो वो यही जानेगा, उस किराएदार को देखकर यही जानेगा कि हाँ यही इसका स्वामी है, क्योंकि ये यहाँ पर रह रहा है। तो जो दिख रहा है वो वाले स्वामी की बात हो रही है। रियली कौन है, एक्चुअली कौन है, उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, उसकी सहमति से वो वहाँ पर मान लीजिए रह रहा है, स्वामी है, और उसे प्रतिफलार्थ अंतरित कर देता है। ठीक है, इसका जो अंतरण है प्रतिफलार्थ, अंतरित कर देता है, यानी कि प्रतिफल लेकर के विद द कंसिडरेशन वो अंतरण कर रहा है। वहां अंतरण इस आधार पर शून्यकरणीय नहीं होगा कि अंतरक वैसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। यानी कि इस दृश्यमान स्वामी ने इस संपत्ति का प्रतिफल लेकर अंतरण कर दिया। ठीक है, यानी कि अंतरित हो गया, अंतरण की संविदा हो गई। ये जो अंतरण की संविदा है, ठीक है, यह यहां प्रश्न उठाइए, मान्य होगी, अमान्य होगी, यानी कि वैलिड, वॉइड या शून्यकरणीय, वाइडेबल क्या होगी, इसके बारे में प्रश्न है। इस आधार पर शून्यकरणीय नहीं होगी कि वैसा अंतरण करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, परंतु यह तब जबकि अंतर्ती ने यह अभिनिश्चित करने के लिए कि अंतरक अंतरण करने की शक्ति रखता था, युक्तियुक्त सावधानी बरतने के पश्चात सद्भावपूर्वक कार्य किया हो। ठीक, अब इसको पढ़ने का एक ढंग है, ये चीज तो हमने बैरेक्ट से ले लिया। अब इसमें से कौन सा हमारा उत्तर होगा, वैलिड, वाइड या वाइडेबल, इसके लिए ठीक देखिए, यह अधिकृत नहीं है। ये किराए पर रहने के लिए तो है अधिकृत, लेकिन उसे अंतरित करने के लिए अधिकृत नहीं है। अंतरित करने का अर्थ यह सिर्फ नहीं होता है कि उसे बेच दिया, ठीक है, सेल कर दिया।
अंतरित करने का मतलब है किसी और को रेंट पर दे देना, किसी और पर्पज के लिए वहां से लाभ लेने लगना उस संपत्ति से। कई तरीके के अंतरण हो सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि जैसे ही अंतरित शब्द हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों को लगता है कि रजिस्ट्री कर दिए, बैनामा कर दिए, अंतरण कर दिया। नहीं नहीं, अंतरण के बहुत से तरीके हैं। बंधक रख देना, ठीक है, आपने इसी एक्ट में ही पढ़ रखा है। सेल करना, मॉर्गेज रखना, पट्टा करना, ठीक है, एक्सचेंज करना, ये सारी चीजें अगले पार्ट में जो आपका जो है संपत्ति अंतरण का एक्ट है उसमें आपने पढ़ रखा है। तो यानी कि कई तरीके से अंतरण हो सकता है, ये बात ध्यान रखे रहिए। केवल सेल ही नहीं होगा, मॉर्गेज भी हो सकता है, ठीक है, एक्सचेंज भी हो सकता है, ठीक है, लीज पर भी दिया जा सकता है। बहुत तरीके से हमको टीपीए पढ़ने में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि जहां पर भी हम अंतरण अंतरण शब्द पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में चलता रहता है कि बेच दिया, रजिस्ट्री कर दिया, ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत तरीके से अंतरण होते रहते हैं। उस पर आप ध्यान रखे रहें तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यही सेक्शन नहीं, किसी भी सेक्शन को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी सेक्शन को पढ़ रहे हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखे रहिए। अब बात आई कि मकान में मान लीजिए ये रह रहा था, देखने में यही दिख रहा था, अब इसने जो कुछ भी किया ऑथराइज नहीं था, फिर भी इसने ट्रांसफर कर दिया इस प्रॉपर्टी का विद द कंसिडरेशन। अब उस ट्रांसफर के जो एग्रीमेंट है, जो संविदा है, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू हो सकती है? मान्य होगी, अमान्य होगी या शून्यकरणीय होगी, ठीक है। तो शून्य होने से पहले देखिए, शून्य तो नहीं सीधा कहा गया है, या तो एक दूसरा पक्षकार आए उसे शून्य कराए या तो मान्य हो। तो अगर आपको, इन्होंने इस बात की चर्चा की है कि अगर आपको वाइडेबल घोषित कराना है तो क्या अंतर्ती, ठीक है, ट्रांसफरी सावधान है या नहीं, यह प्रश्न भी उठाया जाएगा, ठीक है। अंतर्ती ने क्या सावधानी बरती है, इस प्रश्न को भी उठाया जाएगा। यानी कि आपको किसी ने कहा कि भाई ये मेरी संपत्ति है, देखने में वही रह रहा है, वही यूज कर रहा है, तो आपको लगा यही स्वामी होगा, और उसने किसी भी प्रकार के ट्रांसफर की बात की। अब आपने कंसिडरेशन, प्रतिफल देते हुए ट्रांसफर ले लिया अपने पक्ष में। अब आपको बाद में पता चला ये तो दृश्यमान स्वामी है, एक्चुअल स्वामी कोई और है। अब हम क्या करें, तो आप उसे वाइडेबल कराने पहुंच गए कि साहब हमारे साथ धोखा हुआ है, कपट किया गया है, जो भी आप ग्राउंड लीजिए, इसको वाइड घोषित कर दिया जाए। आप न्यायालय पहुंच गए तो न्यायालय ने कहा भाई ठीक है। अब धारा 41 क्या कहती है कि क्या धारा 41 का आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो न्यायालय ने कहा भाई ठीक है, हम शून्य घोषित कर देंगे, पहले ये तो देखा जाए कि आप धारा 41 की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो पूछे, क्या आपने इस बात को पता करने की कोशिश की थी कि यह जो दिख रहा है यही स्वामी है, क्या इसे अंतरण का अधिकार है या नहीं है? आपने कहा हमने युक्त सावधानी बरतते हुए इस बात को पता किया था। जो भी आप बताइए कि इस तरीके से हमने पता किया था और पता चला कि यही इसको अंतरण का अधिकार है, इसलिए हमने कंसिडरेशन दिया। तो न्यायालय कहेगा हाँ भाई, अगर ऐसा आपने पता किया है, सावधानी बरती है, तो आपको धारा 41 का लाभ दिया जाएगा, अदरवाइज आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। तो वही इन्होंने कहा कि अंतरक अंतरण करने की शक्ति रखता था, यह अब निश्चित करने के लिए अंतर्ती ने युक्त सावधानी बरतने के पश्चात सद्भावपूर्वक कार्य किया है या नहीं किया है। तो अगर किया है तो धारा 41 के तहत उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, अगर नहीं किया है तो उसे शून्य घोषित कराने का अधिकार नहीं रह जाएगा, उसका वाद खारिज कर दिया जाएगा। यही बात धारा 41 समझाने का प्रयास करती है, ठीक है, कि दृश्यमान स्वामी यहां ये नहीं कह रहा है, जैसे हेडिंग देखने से लगता है कि दृश्यमान स्वामी अंतरण कर सकता है, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण, कि वो कैसे अंतरण करेगा, ये नहीं लिखा है यहां पर। टीपीए, पूरे टीपीए की ये खास बात है, यहां पर ये टारगेट केवल नहीं है तमाम सेक्शनों में कि ये कैसे किया जाएगा, बल्कि ऐसा जो होता है वो जब प्रश्नगत होगा तो इस कंटेंट के अंतर्गत क्या करना चाहिए, उस बात की चर्चा टीपीए करता है। बहुत से ऐसे सेक्शन है टीपीए, इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन भरा लगता है, ठीक है। तो ये आपको सावधान रहना है। तो अब बात आए कि अगर वो सुनकरणीय, उसे सुनकरणीय तो वो घोषित होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है, 19A में, 19 में वहां जाएंगे आप सुनकरणीय घोषित कराने, यहां थोड़े। लेकिन
नियम यहाँ का लागू होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब आप वाइडेबल के लिए जाएंगे, अपने राइट की डिमांड करेंगे, तो धारा 41 में देखा जाएगा कि ये दृश्यमान स्वामी के प्रति आपने क्या पता किया था, सद्भाव पूर्वक, सावधानी पूर्वक, या नहीं किया था। अगर किया था तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं किया था तो नहीं मिलेगा। इतनी बात आपको जाननी है। फिर इसके बाद कुछ और बातें भी जाननी है। क्या? जैसे यहाँ पर केस लॉ भी एक पूछ लेता है कि ये किस सिद्धांत पर है, तो राम कुमार वर्सेज मैक्वीन 1872 का केस है। राम कुमार वर्सेज मैक्वीन 1872 का केस है। इसी में जो थ्योरी दी गई थी उसी पर आधारित ये धारा है। यानी कि धारा 41 का डायरेक्टली संबंध राम कुमार वर्सेज मैक्वीन 1872 से है। यह बात आप याद रखे रहिएगा। सीधा ये केस लॉ आपसे पूछा जाता है। ठीक। और यहाँ पर एक बात और भी जानना है। ठीक है। क्या? जो बात होती है, एक इसमें थ्योरी यूज होती है, ये विबंध का सिद्धांत, जो आपने एविडेंस एक्ट में धारा 115 में पढ़ रखा है। ठीक है। ये पढ़ा कहाँ है? सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट, यहां पर पढ़ रखा है। उसका एक सांविधिक स्टैट्यूटरी जो प्रवर्तन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, वो धारा 41 में दिखता है। ठीक है। कि विबंध का सिद्धांत किस प्रकार कार्य करता है, अगर उसे आपको एविडेंस में समझना है तो धारा 41 पढ़ लीजिए। कि आप प्रतिफल दिए हो, बंध गए। क्यों बंध गए? क्योंकि आपने युक्त सावधानी से पता नहीं लगाया, उचित कार्य नहीं किया है। तो आप अगर अवहेलना करते हो अपनी सचेतता का, ठीक है, अपने अधिकारों का, तो आप खुद ही फंस जाओगे। तो विबंध का सिद्धांत इस पर अप्लाई होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि ऐसा स्वामी जो देखने में तो स्वामी लग रहा है लेकिन एक्चुअली स्वामी ना हो, अगर वो अंतरण कर देता है तो उस पर कौन से नियम लागू होंगे? धारा 41 टीपीए का लागू होगा। यह बात आप याद रखे रहिएगा। और इसी में एक और बात आती है कि नो मैन कैन ट्रांसफर टू अनदर ए राइट और टाइटल ग्रेटर देन व्हाट ही हिमसेल्फ पजेजेस। यानी कि आप जो, ठीक है, अपने से अच्छा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा, अपने से अच्छा स्वत्व दूसरे को अंतरित नहीं कर सकते। ठीक है। यानी कि जो आपके पास टाइटल है, जो आपके पास जो कुछ भी अधिकार है, अपने से बेहतर अधिकार कभी किसी को अंतरित नहीं किया जा सकता। यह थ्योरी भी धारा 41 पर अप्लाई होती है। इसको लैटिन में कहते हैं नेमो प्लस ज्यूरिस, नेमो प्लस ज्यूरिस, नेमो प्लस ज्यूरिस एलियम ट्रांसफरी एलियम ट्रांसफरी पोटेस्ट कुवम पोटेस्ट कुवम इप्से हेबेट। यह लैटिन सूक्ति या यहाँ पर अप्लाई होती है कि अपने से अच्छा स्वत्व, ठीक है, स्वत्व भी कह सकते हैं, अधिकार भी कह सकते हैं, दूसरे को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो धारा 41 यही है। धारा 41 की हेडलाइन पढ़कर इस कंफ्यूजन में ना जाइएगा कि दृश्यमान स्वामी कैसे अंतरण करता है, बल्कि आप ये समझिए कि अगर दृश्यमान स्वामी ने अंतरण कर दिया है तो आपके क्या अधिकार होंगे, इससे संबंधित ये धारा है। ये बात समझे रहेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ में आई होगी। कोई समस्या रहती है आप मैसेज कर सकते हैं, किन्हीं अन्य टॉपिक्स पर बनाना है तो उसको आप मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।